नरेंद्र मोदी पहुंच गए जेएनयू कैंपस में, आपके सामने रहेंगे। आप इतना बखूबी से बोलते हैं, मुद्दा उठाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे एकदम तीखा सवाल क्या रहेगा कि आपने क्या नहीं, मतलब कि करोड़ हमारा सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि शिक्षा, हाँ, जो सबका अधिकार है, हाँ, उस शिक्षा के बजट का जो रेट है उसको बार बार घटाया जा रहा है। हायर एजुकेशन में बार बार फंड कट किया जा रहा है। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी का बार बार हम एक तरफ तो बोलते हैं कि एनआईआरएफ रैंकिंग में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उसके लाइब्रेरी का 80% फंड कट कर दिया जाता है। जेएनयू को इस लेवल पे मजबूर कर दिया गया है कि उसको अपनी प्रॉपर्टी बेचने पे मजबूर हो गया है जेएनयू। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, पटना में तो हम लगातार स्टूडेंट्स के जो मुद्दे होते थे वो हम आपको दिखाते थे, लेकिन आज हम पहुंचे हुए हैं जेएनयू में। बिल्कुल, पटना यूनिवर्सिटी में हम लगातार स्टूडेंट्स के जो भी मुद्दे होते थे हम सामने लाते थे और सरकार से सवाल भी करते थे और जवाब भी मिलता था। हम अभी देख लीजिए, पीछे आपको दिख रहा होगा लोहित हॉस्टल। हम अभी जेएनयू कैंपस में मौजूद हैं और हमारे साथ साजिद जी हैं, जो कि जेएनयू के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। मोदी जी से सारे लोग नाराज रहते हैं। जेएनयू के बारे में भी हम जानना चाहते हैं, रोजगार के बारे में बात करेंगे, सब चीज के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल, जेएनयू में यूपी और बिहार के जो स्टूडेंट्स आते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? सबसे पहले तो अनुकुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कैंपस में आए, कैंपस को जानने की कोशिश की आपने, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। आपका जो सवाल है कि यूपी और बिहार के जो लोग आते हैं यहाँ सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार और यूपी के वही लोग इस कैंपस में पढ़ने आते हैं जो पिछले तबके से आते हैं, जो समाज के अंतिम पंक्ति से आते हैं, जिनका जो बैकग्राउंड होता है वो बहुत फाइनेंशियली वीक होता है। और कैंपस ये जो यूनिवर्सिटी है इसलिए बनाया गया था कि गरीब घरों से जो बच्चे निकल के आते हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी, किसान के बेटे, मजदूर के बेटे या जो अल्पसंख्यक जो मुसलमान हैं, उनके जो गरीब से गरीब तर जो फैमिली है, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए ये कैंपस बनाया गया था कि वो आएंगे। एक देश की राजधानी में एक ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पिछले तबके से लोग आएंगे, पढ़ेंगे, उनको डिप्रिवेशन पॉइंट मिलता था जो कि खत्म करने की कोशिश की जा रही है और खत्म भी किया गया है। खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हाँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तो कैंपस में उसके लिए हमने हंगर स्ट्राइक भी की कि जो गरीब से गरीब, सिर्फ यूपी बिहार की बात नहीं है, देश के सभी राज्यों से, देश के हर कोने से जो स्टूडेंट आते हैं, जैसे हम बैचलर में होते हैं या मास्टर में होते हैं तो हमको स्कॉलरशिप मिलता है जिसका नाम है एमसीएम। तो उसका रेट है 2000 रुपया पर मंथ। और जो हॉस्टल में हम रहते हैं, मेस जो हमारा चलता है, मेस का जो खाने का बिल आता है, एक महीने का लास्ट गंगा हॉस्टल में आया है 5400, किसी हॉस्टल में आता है 4000। तो 2012 में एमसीएम 1500 था, उसको बढ़ा के 2000 किया गया क्योंकि मेस बिल 12 से 1500 रुपये आने लगा था। तो मेस बिल जो कंपनशिएट करता था, एमसीएम कंपनशिएट करता था मेस बिल को, तो उसके लिए हम लोग धरने पे बैठे थे कि जो गरीब से गरीब तर बच्चा आ रहा है यहाँ पे, उसको मेस बिल देने में किसी तरह की फाइनेंशियल उसको प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो। तो फायदा होता है कि नहीं? क्योंकि यहाँ से ही सब चीज शुरुआत होता है। जेएनयू का अगर प्रोटेस्ट देख लें, स्ट्राइक देख लें, सब चीज देख लें, तो मान जाते हैं बात लोग। ये बात माने या नहीं? देखिए, 2014 के बाद से पूरे जेएनयू को डिस्ट्रॉय किया गया है, क्योंकि जब राइट विंग क्या है, राइट विंग अपने खिलाफ, एक तो राइट विंग क्या है, राइट विंग ये है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ तो उसमें एक लेफ्ट की तरफ बैठे थे, एक राइट की तरफ बैठे थे। जो राइट के लोग थे वो सरकार के सपोर्ट में थे, जो लेफ्ट के लोग थे वो सरकार से सवाल पूछते थे। आज भी हम वही करते हैं। अगर हम लेफ्ट के हैं तो हम राइट से सवाल पूछते हैं। तो हम अगर सवाल पूछते हैं कि हर एक मुद्दे पे सवाल पूछते हैं तो उनको बुरा लगता है। नरेंद्र मोदी पहुंच गए जेएनयू कैंपस में, आपके सामने रहेंगे। आप इतना बखूबी से बोलते हैं, मुद्दा उठाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे एकदम तीखा सवाल क्या रहेगा कि आपने क्या नहीं, मतलब कि करोड़ हमारा सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि शिक्षा, जो सबका अधिकार है, उस शिक्षा के बजट का जो रेट है उसको बार बार घटाया जा रहा है। हायर एजुकेशन में बार बार फंड कट किया जा रहा है। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी का बार बार
हम एक तरफ तो बोलते हैं कि NIRF रैंकिंग में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उसके लाइब्रेरी का 80% फंड कट कर दिया जाता है। JNU को इस लेवल पे मजबूर कर दिया गया है कि उसको अपनी प्रॉपर्टी बेचने पे मजबूर हो गया है JNU प्रशासन एक नोटिस निकालता है। क्या बात करें, मतलब कि आप JNU में बैठे हुए हैं और आप बात करें कि JNU को बेचने, मतलब कि हाँ, उसको वाइस चांसलर जो हमारी हैं धूलीपुड़ी पंडित, वो बोलती हैं मीडिया में कि हम मजबूर हैं, हमें बार बार फंड हमारा JNU का कट कर दिया जा रहा है, हम मजबूर हैं इसकी प्रॉपर्टी को बेचना। कौन कट कर दे रहा है JNU को? एजुकेशन मिनिस्ट्री कर रही है, RSS के लोग कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कर रहे हैं। मानव जैसी जो स्कॉलरशिप थी, जो माइनॉरिटी स्टूडेंट को मिलती थी, बिल्कुल स्मृति ईरानी ने संसद में आके बोला था कि आज माइनॉरिटी के लिए जो स्कॉलरशिप होती थी उसको बंद कर देते हैं, हमारे पास फंड नहीं है। अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप इस्तीफा दो, अपने घर जाओ, किसी और को गवर्नमेंट में लेके आओ। आप नहीं होता तो छोड़ दो। हाँ, छोड़ दो। आप क्यों जबरदस्ती एक ही उसको खींच रहे हो? आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, ना देश के युवाओं के लिए कुछ कर पा रहे हो, ना नौजवानों के लिए। मोदी जी तो ढिंढोरा पीटते हैं, आप भी सुने होंगे कि उन्होंने हमेशा बोला है यही, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर कुछ भी, मतलब कि मीडिया के सामने नरेंद्र मोदी ने यही बोला है और भाषणों में भी यही बोला है कि हमने करोड़ों रोजगार दिया। अगर करोड़ों रोजगार दिया है तो आप मीडिया से हैं, आप तमाम जगह घूमते होंगे, कितने आपको कितने रोजगार नौजवान मिल गए हैं? अगर वो बोलते हैं कि 1 साल में 2 करोड़ अगर रोजगार दे रहे हैं, तो हमारे इतने, हम 4 में ही देख लीजिए कितने करोड़ लोगों के पास रोजगार है। या बिहार यूपी में आप घूमते होंगे, वहाँ के स्टूडेंट या युवाओं से पूछ लीजिए कि आपको क्या लगता है, आपको की डिग्री जब पूरी होगी क्या आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी। एक तरह से प्रोपेगेंडा है। जो अशिक्षित लोग हैं जो इस देश में, या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, उनको गवर्नमेंट बनानी है। अच्छा, संविधान खत्म करने की बात लोग लगातार सामने कहते हैं कि सामने वाली पार्टी बोलती है, नरेंद्र मोदी की पार्टी बोलती है कि हाथ में लेके बस ऐसे ही हल्ला करते हैं राहुल गांधी, संविधान वही लोग खत्म करते हैं, संविधान वो लोग जानते क्या? फिर इधर वाले लोग बोलते हैं कि संविधान आप लोग खत्म करेंगे, आप लोग नहीं जानते हैं, आप लोग बस हिंदू मुस्लिम करते हैं। आप इसको किस तरह? देखिए, राइट विंग की जो गवर्नमेंट है, आप 2014 के बाद से देख लीजिए कि हमारे जो संविधान है उस पर कितनी बार हमला किया गया है, इलीगल तरीके से कितने लोगों पे केस चल रहे हैं। जैसे अरुंधति राय हैं, बिल्कुल, तो उनके ऊपर UAPA लगा दिया जाता है। क्यों लगा दिया जाता है? मतलब एक तरह से संविधान पे हमला ही है ना। उनको मतलब UPA जैसा कानून लेके आया जा रहा है। और शर्जील या उमर खालिद को 4 से 5 साल हो गए जेल में बंद हुए। तो ऐसा कानून पास करके असंवैधानिक तरीके से, अगर हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं तो ऐसा कानून क्या जरूरत है लाने की जो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में हो। हम देखते हैं यहाँ कैंपस में भी एक ऐसा चीफ प्रॉक्टर मैनुअल लाया गया, वो भी नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में है। हमको, अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम शांति तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हमें इंक्वायरी आती है, हम जाते हैं, अपना डिफेंड करते हैं वहाँ पे, तो हमें प्रूफ नहीं दिया जाता है कि किस लिए हमने कोई वायलेंस किया, या हमने मारपीट की है, या कोई रूल तोड़ा है, या हमने क्या किया है। तो ये राइट विंग की जो गवर्नमेंट है, ये एक नैरो माइंडेड गवर्नमेंट है। उनको लगता है कि अगर हम गवर्नमेंट हैं तो हम ही देश हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप गवर्नमेंट में हैं तो आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा। आपकी शायद जी आप गरम क्यों रहते हैं? ये राइट विंग से गरम आप क्यों रहते हैं? नरेंद्र मोदी से क्यों गरम रहते हैं? गरम इसलिए रहते हैं कि एक तो हम इनसे सवाल पूछते हैं तो इनके पास जवाब नहीं होता है, और जब जवाब नहीं होता है तो छात्रों को, युवाओं को जेल में बंद कर दिया जाता है, बेगुनाह लोगों को जेल में बंद कर दिया। बेटियों के साथ ऐसा किया जाता है, लेकिन हर जगह स्लोगन यही रहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन बेटियों के बारे में कुछ वही तो हमारा सवाल है, वही तो हमारा सवाल है। आप खुद अपने पोस्टर में, अपने चुनाव रैलियों में, अपने जो होर्डिंग लगाते हैं उसमें हर जगह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये सिर्फ इनका एक नारा है। आप सुने होंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो उनका वो टंग ऑफ स्लिप नहीं है। उनकी जो मानसिकता, वो मानसिकता है उनकी, वो निकल जाती है, वो सच्चाई उनके मुंह से निकलती है। और ऐसा नहीं है कि जो मन में रहता है वो निकल जाता है। कठुआ में आसिफा का जब रेप होता है, या हाथरस में होता है, तो इन्हीं के लोग होते हैं ना। अभी महिला पहलवान खिलाड़ी जो कुश्ती वाले, बिल्कुल कुश्ती वाले जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, और बृजभूषण को बीजेपी टिकट देती है, उनके बेटे को टिकट देती है। मतलब आप क्या चाहते हैं? एक तरफ तो आप तो महिलाओं का सम्मान करने की बात करते हैं, दूसरे आप कार्रवाई भी नहीं करते हैं। तो आपकी पॉलिटिक्स किस लेवल पे है? आप देश के लिए अगर करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा देशभक्त ना इस देश का लेफ्ट होता है। जो लेफ्ट लोग हैं, जो कम्युनिस्ट लोग हैं, वो सबसे बड़े देशभक्त हैं, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा चिंता है इस बात की कि इस देश का भविष्य कहाँ जा रहा है। वो हर एक मुद्दे पे सवाल करते हैं, हर एक अगर कोई भी मुद्दा हो उस पर सवाल करते हैं अगर, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा लेफ्ट इस देश का
बिल्कुल। आपसे एक सवाल रहेगा, स्टूडेंट लीडर हैं आप, हर चीज़ जानते हैं। यूपी बिहार का ना एक बहुत बड़ा मसला सामने आता है, जैसे बीपीएससी टीआरई जो हो रहा है, जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षा होता है हर जगह। तो उन लोग का ये कहना है ना कि अगर बिहार की वैकेंसी है तो बिहार की ही वैकेंसी रहे और बाहर वाले जो है ना वो बस 10% आए, फिक्स कर दिया जाए। ये नहीं कि नीतीश कुमार खोल दिए दरवाजा सबके लिए और सब लोग पहुंच गए। नहीं, देखिए ये तो जब फिक्स होना चाहिए कि खुला रहना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बिहार के लोग अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग स्टेट में अगर जॉब करते हैं तो अगर बिहार के कुछ लोग, मैं जितना जानता हूँ कुछ लोग ही इसका अपोज कर रहे हैं कि बिहार में दूसरे स्टेट के लोग क्यों जॉब करने आते हैं। ठीक है, बिहार एक पिछड़ा स्टेट है, वहाँ के पिछड़े लोग हैं, लेकिन अगर कुछ लोग अगर एक एग्ज़ाम दे के या एक पैटर्न जो है उसका पास उसको करके फॉलो आते हैं। करके वहाँ तक पहुँच रहे हैं तो इसमें बिहार का ही फायदा है। क्योंकि अगर एक मतलब पढ़े लिखे लोग अगर जाके बिहार में शिक्षित करेंगे समाज को या शिक्षा देंगे तो इसमें बिहार का ही फायदा है। आने वाली जो पीढ़ियां, आने वाली जो नस्लें हैं उसको सुधारा जाएगा। इसको इस नज़रिए से मत देखिए कि बिहार में यूपी के लोग आ रहे हैं या बिहार में तमिलनाडु के लोग आ रहे हैं या बिहार में महाराष्ट्र के लोग आ रहे नहीं, हैं। बाहर जगह 10% फिक्स है, इसलिए वो लोग का डिमांड रहता है कि इधर भी फिक्स कर दिया जाए, दरवाजा खुला नहीं रहे। इसमें तो बिहार का ही फायदा है ना। इसमें अगर एक तो बिहार में मान लीजिए बाहर के लोग बहुत ज्यादा आ जाएंगे, तो जो वहाँ के बेरोजगार है, जो वहाँ कंपटीशन की वो कर रहे हैं। आगे वाली नस्लों के सुधारने का सवाल है। आपको ये मत देखिए कि आप बिहार में अगर बाहर के लोग आ रहे हैं तो उनके वहाँ के लोगों को जॉब नहीं मिलेगा। वहाँ के लोग और भी जगह तो जॉब जाके कर सकते हैं, लेकिन जो नस्लें हैं वहाँ की, जो अभी बच्चे हैं, उनको शिक्षा मतलब अगर एक कम्पिटिटिव एग्जाम देके अगर बिहार में कोई जा रहा है तो इसमें बिहार का ही फायदा है। इसमें नुकसान तो मेरी नज़र में कुछ नहीं है, नुकसान नहीं है। इसमें फायदा ही फायदा है। क्योंकि अगर एक कैपेबल जो स्टूडेंट रहा है वो जाके टीचर बनेगा तो एक अपने लेवल की एक शिक्षा शायद जी प्रदान सब लोग बोलता है ना कि नीतीश जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके सहारे नरेंद्र मोदी जीते हैं, नहीं तो पूरा हार एकदम तय था। नहीं, इस पे तो बिहार में देखिए, बिहार में कुछ इंडिया अलायंस की भी कुछ गलतियां हैं, उसको गुरेज जो मानते उससे हैं। नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और सबको पता है, खुलकर लेकिन बोलना चाहेंगे कि नहीं बोलना नहीं, सबको पता है, उसमें खुल के बोलने ना बोलने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी को बिहार में फायदा हुआ है और अलायंस में है, अभी सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी से मेरा एक सवाल है कि अगर आप अपने आप को समाजवादी नेता बोलते हैं तो अगर आप समाजवादी नेता हैं तो स्टूडेंट की आवाज़ को संसद में उठवाइए, सरकार से मनवाइए। संसद में क्या उठना चाहिए? संसद में बेरोजगारी को लेके, शिक्षा को लेके, शिक्षा का बार बार फंड कट कर दिया जाता है। बेचना पड़ता है बिल्डिंग। ये पीछे वाला आपका लोहित हॉस्टल नहीं ना बिक जाएगा? नहीं, आने वाले समय में- लोहित हॉस्टल अभी कुछ गारंटी नहीं है। लेकिन अभी हो सकता बेचने का एक तरीका है, जैसे रेलवे स्टेशन बेचा गया है, बेचने का मतलब ये है कि बेचा गया। उसको पक्का कितने स्टेशन को प्राइवेट को दे दिया गया है कि टेंडर पास करके कि आज उनकी जिम्मेदारी होगी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म, हम बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो प्लेटफॉर्म टिकट कहीं 10 रुपया है, कहीं 30 रुपया है। अगर वो प्राइवेट के हाथ में है तो 30 रुपया है। तो मुद्दा जो महंगाई का है, मुद्दा जो बेरोजगारी का है, तो प्राइवेट को देने से मसला सॉल्व नहीं हो जाएगा। उस मसले को हल हम कैसे करेंगे, ये हमारा गवर्नमेंट से सवाल। बीच में नरेंद्र मोदी का ट्वीट बहुत वायरल हो रहा था, लेटरल एंट्री। आप अच्छे से जान रहे हैं कि यूपीएससी बीपीएससी वाला जो मसला सामने आ गया था, सब बोल रहा था कि बाप रे बाप, ये तो इसमें भी खेल जाएंगे, मतलब कि सीधे एंट्री कैसे हो जाता है, मतलब परीक्षा नहीं, हाँ। देखिए, लेटरल एंट्री एक तो मतलब जो हायर एजुकेशन था, पहले इन आरएसएस की मानसिकता के लोग पहले इस पे हमला किए हैं। पहले बड़े बड़े संस्थानों पे हमला किए हैं, जामिया पे, जेएनयू पे, बीएचयू पे और एमयू पे। मतलब कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो है वो बचा नहीं इनके हमले से, उसको पूरी तरीके से अंदर से खोखला किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आज हमारे सामने लोहित हॉस्टल है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में इसको भी किसी प्राइवेट के हाथों दे दिया जाएगा कि आप इसकी जिम्मेदारी ले लीजिए। बिल्कुल। आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? जेएनयू के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, बीएचयू के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनको? नहीं, मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि अब ये टाइम ऐसा आ गया है कि तमाम इस देश के जो स्टूडेंट हैं, जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं, सबको एक साथ आके इस जो लड़ाई है इसको लड़ना होगा। अगर हम एक साथ नहीं आएंगे तो हमको ये डिवाइड करके अपनी जो इनकी जो मानसिकता है उसके द्वारा हमारे Divide and इंस्टीट्यूशन rule को, हाँ, एक तरह से डिवाइड है तो उन्हीं के चेला, है तो उन्हीं के चेला ना। जो उन्हीं अब की तक चीज़ है। इनके कितने पुरखों ने देश के लिए आज़ादी के लिए, देश के लिए जान दी है। हमारे तो अशफाकुल्ला खां, भगत सिंह और
राम प्रसाद बिस्मिल जैसे हमारे तो एक दो नहीं है, हजारों लोग हैं, हम गिनवा सकते हैं। हाँ, इनके बिल्कुल, कितने लोग हैं? बिल्कुल, इनका तो शुरू से रहा है कि माफी मांगे और हाँ। वीर भी बन जाते हैं। वीर भी बन जाते हैं। देखिए शाहिद जी हमारे साथ मौजूद थे और देख लीजिए हम फिर से आपको बता रहे हैं लोहित हॉस्टल के ठीक सामने में इनका इंटरव्यू लिया हमने। जेएनयू के बारे में बात की, रोजगार के बारे में बात की, बेरोजगारी कितनी है उसके बारे में बात की और उसके बाद बीपीएससी यूपीएससी के बारे में बात की और नरेंद्र मोदी को किस तरह से सुनाए हैं और अगर नरेंद्र मोदी सामने आएंगे तो सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहला सवाल क्या रहेगा वो भी आपने सुन लिया। तो बस समाचार को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक कर, धन्यवाद।